नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और मैं हिंदी का पेपर करा चुका हूँ, सी सेट का, यूपी पीसीएस का प्री वाला, है ना। और ये सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाला एक पोर्शन है। हिंदी वाला पोर्शन हम पढ़ते ही रहते हैं, तो उसके क्वेश्चन ना भी बिल्कुल पढ़ते हैं तो भी लगा के चले जाते हैं। मतलब 50% से कम तो कभी भी कोई नहीं मार के आता। इसमें मामला कन्फ्यूजन में रहता है, क्योंकि पढ़ते नहीं है तो हमें पता नहीं रहता, है ना। वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक कौशल, कौन सा? संप्रेषण एवं अंतर्वैयक्तिक कौशल, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स के क्वेश्चन हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। ये मेरे पास दृष्टि का प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर था, वहाँ से मैंने देखे। तो मॉडल क्या, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसमें। आज मैं इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसमें 50 क्वेश्चन में आपको 3 पेपर लगभग कवर हो जाएंगे, 23, 22 और 21 वाला, ठीक है। चलिए चलें आगे बढ़े। कुछ धमाकेदार कलर ले लें आप, ये ले लेते हैं। पराभाषा और परा लैंग्वेज संबंधित है। परा लैंग्वेज तो ऐसे लग रही है जैसे पराई लैंग्वेज हो, और लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाई भाषा का शब्द क्या है कि जब आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो इंग्लिश में, हिंदी में, तमिल, तेलुगु, जो भी कर रहे हो। लेकिन जो परा लैंग्वेज होती है वो गैर शाब्दिक होती है। कैसी होती है? गैर शाब्दिक, जिसमें शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ करता, ठीक है ना। उसमें शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, वो गैर शाब्दिक होती है। तो पराभाषा गैर मौखिक संप्रेषण है, तो ये है अवाचिक संप्रेषण। कौन सा? अवाचिक संप्रेषण, ठीक है। क्योंकि उदाहरण आप ले सकते हो गैर शाब्दिक पराभाषा लैंग्वेज के: स्वर पिच है, बोलने की गति, झिझक, शोर, चेहरे की अभिव्यक्ति, आपका एक्सप्रेशन देखा जाता है उसमें चेहरे का। उसी से आप बता रहे हो आप उदास हो रहे हो, रो रहे हो, आपने कुछ नहीं बोला, सिर्फ आप बस मुंह बना लियो सड़ा सा, तो पता चल गया कि आप नाराज़ हो गए हो, गुस्से में बैठ गए हो फूल करके। तो ये सब आपका पराभाषा परा लैंग्वेज है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क है? वैसे इसको पढ़ने में बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि जो डेली लाइफ है ना हमारी, हम कम्युनिकेशन करते हैं लोगों से, वो है ना, वही तो है कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स। तो अब अपने आसपास आपकी जो नेचर रहता है, आपका बिहेवियर रहता है, आपके साथ के लोगों का रहता है, वो इसमें आपको देखना परखना है। कॉमन सेंस की चीज़ें चलेंगी इसमें। आप बताइए इसमें अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार कौन सा नहीं है? भाई गपशप तो अनौपचारिक ही है, कोई प्रोफेशनल तो है नहीं है। प्रोफेशनल तो वो है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो एकदम टाई वाई लगा करके, और हाथ में वो पकड़ रखी है फाइल अपनी, है, मे आई कम इन सर, बैठ गए आप एकदम। तो गपशप ये अनौपचारिक है। सर्कुलर ये औपचारिक है भाई, ये अनौपचारिक नहीं है। यही है इसका आंसर जाएगा। बाकी सब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब अनौपचारिक संचार नेटवर्क, ठीक है ना। तो ये औपचारिक है। आगमनात्मक तर्क क्या है? एक होता है आगमनात्मक पद्धति, दूसरी होती है निगमनात्मक। इसको हमेशा याद रखने के लिए ऐसे याद रख लो, तो निगमनात्मक मतलब कुछ तो निकलेगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिडक्टिव। तो आप डिडक्टिव देखते हो, मैं कहता हूँ डिडक्टिव को वैसे देख लो तो जासूस याद कर लो तुम, है ना। तो निगमनात्मक निकाल रहे हो तुम, किसी बहुत सारी चीज़ें हैं पड़ी हुई आपके पास, उसमें से कुछ निकाल करके सामान्य बना दे रहे हो। तो विशिष्ट से वो निगमनात्मक होता है, और आगमनात्मक क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाना, विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाना, या सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाना। आप बताइए इसमें कौन सा आपका आंसर होगा? तो विशिष्ट से सामान्य की तरफ आप जाओगे आगमनात्मक में। और निगमनात्मक में तो हम सामान्य चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं इधर उधर, वहाँ से सेलेक्ट करके हम फिर कुछ निकालते हैं, निकाल करके उसे विशिष्ट बनाते थे। तो वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ आता है निगमनात्मक, और आगमनात्मक आता है आगमनात्मक आता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ, ठीक है ना, या विशिष्ट से सामान्य की तरफ। तो विशिष्ट से सामान्य की तरफ आता है, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। नीचे 2 कथन दे रखे, जिसमें एक को अभिकथन है, दूसरे को कारणार्थ, ठीक है। मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये उपयोगी संचार का माध्यम है, ये सही बात है। क्योंकि मौखिक संचार में क्या कहा गया है इसका प्रमाण नहीं होता। देखो मौखिक संचार में क्या कहा गया इसका प्रमाण नहीं होता, ये बात तो सत्य है, लेकिन इस पे ये डिपेंड नहीं है। इसलिए
ए आर दोनों सही है, किंतु आर सही की व्याख्या नहीं करता। ये सही है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये भी सिंपल ही है, आप किसी से संचार करने जा रहे हो, आपका कम्युनिकेशन होने वाला है किसी से। सोच तो देखिए, चाहे आप मुझसे ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूँगा आपको, चलो फ़ोन पे बातें कर रहा हूँ या आपसे, या फिर मैं यूट्यूब के माध्यम से, तो स्रोत क्या है आपका, सबसे पहले क्या आएगा, स्रोत, है ना। फिर संदेश आएगा कि क्या संदेश मैं पारित करना चाहता हूँ तुम्हारे पास, वो मेरे पास संदेश रहता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, स्रोत है टैब से पढ़ा रहा हूँ, है ना। संदेश है कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ा रहा हूँ। माध्यम क्या है, टैब है, ये स्रोत मैं हूँ। प्राप्तकर्ता आप हो, उसके बाद स्रोत होगा, प्रतिपुष्टि होगा। प्रतिपुष्टि सबसे लास्ट में जाएगा, है ना। पहले स्रोत रहेगा, फिर आपका जो है संदेश रहेगा, फिर आपका माध्यम रहेगा, फिर आपका प्राप्तकर्ता रहेगा। तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन श्रवण का तत्व नहीं है। श्रवण मतलब सुनने का, सुनने की एक कला होती है ना, पावर ऑफ लिसनिंग। तो उसमें कौन सा तत्व नहीं है श्रवण का। प्रतिक्रिया करना, संवेदन, अनुनय या मूल्यांकन। तो अनुनय इसका तत्व नहीं है। अनुनय विनय की पद्धति आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, नरम दल वालों की। तो श्रवण का ये एक तत्व नहीं है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचार तंत्र, एक पूछ रहा है कि कौन सा जो संचार तंत्र है। संचार तंत्र आपको 4 दे रखे हैं नीचे। किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देता है। एक हायरार्की होती है, आप ब्यूरोक्रेसी में जाते हो, नौकरशाही में जाते हो, तो एक हायरार्की बनी होती है, बड़े अधिकारी तक, नीचे अधिकारी तक। तो ये एकल श्रृंखला बोलते हैं उसको। कैसे बोलते हैं, एकल श्रृंखला। जो अपने अधीनस्थ अधिकारी या अपने ऊपर से अधिकारी के बीच में जो संचार तंत्र होता है वो एकल श्रृंखला में आता है। संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है। अब विचार आपके कुछ भी हो सकते हैं विचार, और उनको संदेश में डालने की प्रक्रिया है, तो उसको संकेतीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे आप उसे, संकेतीकरण, ठीक है ना। कौन संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। आप सोच के देखो, इसने पूछा कि मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, मतलब मैं आपसे अगर कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो उसमें मनोवैज्ञानिक बाधा कौन सी नहीं है। बाकी 3 इसमें मनोवैज्ञानिक बाधा होंगी, एक उसमें मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। समय से पूर्व मूल्यांकन, कहने का मतलब आप पूर्वाग्रही हो सकते हो, तो ये एक मनोवैज्ञानिक बाधा है, ये तो मनोवैज्ञानिक बाधा है। संचार में अविश्वास, कम्युनिकेशन कर रहे हो आप, अगर विश्वास ही नहीं दिखा रहे हो तो ये भी एक मनोवैज्ञानिक बाधा है आपकी, है ना। अच्छा कम्युनिकेशन जो हो रहा है उसमें ये सब जरूरी है। पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, अविश्वास नहीं होना चाहिए, अनावधान भी है। लेकिन शारीरिक रूप से अगर आप व्यक्त संदेश देते हो तो वो क्या है, वो मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, वो दूसरी बाधा है। वो शारीरिक बाधा हो सकती है लेकिन साइकोलॉजिकल नहीं है, ठीक है, फिजिकल हो सकती है चाहे वो। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। संचार की स्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। संचार की जो स्पष्टता है वो प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि एडुकेसी एवं टाइमिंग प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। इसने बोला नहीं है, तो ये बात तो गलत है। नहीं क्यों नहीं है भाई, है बिल्कुल। तो ए सही है और आर गलत है, ठीक है ना। ए सही है और आर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग है। बिल्कुल भाई, अगर किसी पर आकर्षित हो रही सामाजिक अंतरक्रिया तो है ही है। आपका सामाजिकरण बचपन में कैसा होता है ना। माँ से मिलते हो सबसे पहले तो माँ से ही प्यार रहता है, फिर घर के फैमिली मेम्बर्स से, है ना, दादा दादी, पापा, भाई बहन। फिर आपका जो है मित्र मंडली बनती है, बाहर निकलना शुरू करते हो आप, तो सामाजिक अंतरक्रिया चल रही है अब धीमे धीमे, तो उसमें अंतर्वैयक्तिक आकर्षण जो है उसका भाग है बिल्कुल। यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक है, ये बात नहीं है कि उत्तरजीविता के लिए आवश्यक ही है। तो ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है कि समव्यवहार विश्लेषण। समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम किसने विकसित किया। ये रटने जैसी चीज़ें होती हैं कि एक बार आ गया, अगर दोबारा से पूछ ले तो फिर समव्यवहार विश्लेषण किसने किया, तो एरिक बर्न ने किया था। ये आप याद कर लेना इसको, है ना। तो 2023 वाले क्वेश्चन में आप देखोगे 12 क्वेश्चन आए थे। अब हम 2022 वाले पे चलते हैं कि 22 में कितने क्वेश्चन थे वो हम देखेंगे, ठीक है ना। अगर हम 2 लोग संचार कर रहे हैं, संचार कम्युनिकेशन चल रहा है हमारा, पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है और स्वीकृत शैली नहीं है। मतलब
हम क्या चाहेंगे कि हमारी संचार कैसे हो, कम्युनिकेशन कैसा हो भाई? अनुनय कारक होगा, कोई दिक्कत नहीं, मान्यता है। दृढ़ता के साथ करेंगे, बहुत मजबूती के साथ संचार रहेगा, बिल्कुल सही है, प्रस्तन होगा। आक्रामक एग्रेसिव वाली पारस्परिक संचार कौन चाहेगा? कोई नहीं। तो आक्रामकता उसका स्वीकृत शैली नहीं है, ठीक है ना। समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है? एक तकनीक है जब समूह है हमारा और उसमें आपको निर्णय लेना हो, तो डेल्फी तकनीक में होता क्या है कि लिखित संचार किया जाता है। बहुत बड़े समूह हैं और आपको, जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी होती है ना, और उन पे हमें निर्णय लेना होता है कि क्या किया जाए। जैसे वक्फ बोर्ड मामला था, जेपीसी में गया, तो जेपीसी में वो बहुत सारे लोग बैठेंगे, फिर बहुत विशेषज्ञों की राय ली जाएगी, यानी जनता की भी देखेंगे राय। तो डेल्फी तकनीक में होता यह है कि जीमेल वगैरह के माध्यम से हम प्रश्नावली बनाते हैं अपनी प्रश्नों, और उनको फिर विशेषज्ञों के माध्यम से उस पर राय और सलाह ली जाती है। तो समूह निर्णय लेने के लिए डेल्फी तकनीक की जो विशेषता है वो ये है लिखित संचार, ठीक है ना। तर्क संगत निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण कौन सा? अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, है ना, ये बड़े कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि आप डिसीजन ले रहे हो, आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, तो आपकी कुछ प्रोसेस रहती होगी ना कि आप डिसीजन के एंड पॉइंट पर कब पहुँचोगे। आप विकल्प की पहचान करोगे, विकल्प का चयन करोगे, विकल्प का मूल्यांकन करोगे, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करोगे। तो अंतिम चरण तो आपको मालूम ही पड़ गया कि सर्वोत्तम विकल्प का चयन तो आप सबसे एंड में करने वाले हो भाई। अंतिम चरण तो आपको पता चल रहा है कि आंसर तो आप तुरंत दे दोगे, लेकिन अगर एक प्रोसेस देखें तो सबसे पहले आप विकल्प की पहचान करोगे, फिर उसका मूल्यांकन करोगे, और जब मूल्यांकन कर लोगे तो विकल्प का चयन करोगे कि इतने विकल्प तुम्हारे हाथ में लगे, 4-5, बहुत सारे सर्वे किया आपने, उसमें 4-5 छाट के निकाल लिए मूल्यांकन करने के बाद। जब विकल्प का चयन हो गया तो उस चारों में से एक ऑप्शन आपने चुन लिया, सर्वोत्तम विकल्प आपने ले लिया। बाकी कई सारे हो सकते थे, उसमें से आपने सर्वोत्तम चुन लिया बाद में, फिर चुन के तो आप लाए थे ये। तो ये बी, अगर मैं ऐसे कहूँ तो ए पहले आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, है ना, ऐसे क्रम चलेगा इसका। ए पहले, फिर डी, फिर बी और फिर सी, इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदेश का कितना परसेंट, संदेश जब हम देते हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसका कितना परसेंट अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर था 55%। अब ये क्या रूल्स है इसका पता नहीं, बट हमने याद कर लिया कि संदेश का जो शाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है उसका 50% है, ठीक है। निम्न में से कौन सी एक प्रभावी संचार में बाधा नहीं है? अगर हम कहें कि बहुत सारी बाधा होती हैं जो हमारे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में आती हैं, तो उसमें कौन सी एक बाधा नहीं है? तो रंग बाधा नहीं आएगा, बाकी शोर बाधा कर देगा। जैसे अगर मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ कूलर पंखे का ध्यान रखता हूँ कि ये चलेंगे तो शोर आएगा ना। भाषा बिल्कुल प्रभावी संचार में, कोई इंग्लिश बोलता है मेरे समझ में नहीं आती, कोई तमिल बोलता है वो समझ में नहीं आती है, तमिल वालों को हिंदी समझ में नहीं आती, तो भाषा तो है एक बाधा। अब हम PhD BEd करें, अगर हमें कोई इंग्लिश ढंग से नहीं आती और हमारे प्रोफेसर इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं तो क्या होगा? ये बाधा तो है प्रभावी कम्युनिकेशन में, संचार में, ठीक है ना। तो ये सब आपके बाधा हैं, लेकिन रंग आपको बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। अरे भाई मैं काला हूँ, कोई कहे गोरा हूँ, अब फिर प्रभावी संचार हमारे बीच में हो रहा है तो वो कोई दिक्कत करेगा? नहीं करेगा, ठीक है ना। तो कौन सा समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है? पूछा है कि कोई समस्या आपको हल करना है, उसकी विशेषता क्या नहीं है? तो समाधान की जो जटिलता है वो समस्या की है। समस्या की समानता, 18 वाले का आंसर समाधान की जटिलता। समाधान की जटिलता समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है भाई, समाधान को तुम ज़्यादा जटिल ना बनाओ। सुनने की प्रक्रिया में निहित होते हैं, पावर ऑफ लिसनिंग बहुत पूछता है, पावर ऑफ लिसनिंग कितने चरण होते हैं उसमें? तो सुनने की प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं, RUER, ठीक है ना। आर मतलब जब आप सुनने जा रहे हो किसी को, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो पहले तो रिसीविंग होगी, तो आप प्राप्त करोगे। उसके बाद जब प्राप्त कर रहे हो, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ आपको, फिर आप उसे समझोगे, अंडरस्टैंडिंग होगी। जब आप समझ जाओगे तब मेरे को उस कंटेंट के आधार पर मूल्यांकन करोगे, आप मेरा क्या करोगे? इवेल्युएट करोगे, इवेल्युएटिंग होगी। और फिर आप कमेंट और लाइक दे करके, या फिर डिसलाइक मार करके, या अनसब्सक्राइब करके, या सब्सक्राइब करके प्रतिक्रिया दोगे, तो रेस्पॉन्ड करोगे। तो सुनने की प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं, ठीक है ना। सुनने की प्रक्रिया में क्या होते हैं? 4 चरण, ये आपने आपको बता दिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित है कि समस्या समाधान करने वालों की विशेषताओं से संबंधित नहीं है।
कौन सा संबंधित नहीं है समस्या समाधान करने वाली विशेषताओं से? तो यह है समाधान के पदों की सामान्यता। समाधान के पदों की सामान्यता। प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है? प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है, तो ये इसको कौन सा नाम दोगे आप? कौन सा संचार है ये? सार्वजनिक है, अंतर्व्यक्तिक है या अंतर्व्यक्तिक है? तो अंतर्व्यक्तिक संचार है। इंटरपर्सनल हम देखते हैं तो वो प्रेस विज्ञप्ति है। क्या आपको काम करना पसंद है? अगर एक सेंटेंस दे दिया, क्या आपको काम करना पसंद है, तो आप कहोगे हाँ या फिर बोलोगे ना। तो इसका मतलब ये बंद प्रश्न बना दिया आपका। सब्जेक्टिव रहा ही नहीं कि आप इसमें बहुत डिटेल में कुछ देते रहें, तो ये बंद प्रश्न होते हैं ऐसे इस टाइप के, ठीक है ना। कौन सा एक संदर्भ में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है? एक प्रेषक भेजने वाला जैसे मैं हूँ और प्राप्तकर्ता आप हो, तो उसके बीच में संबंध दर्शाता है क्या है? सामाजिक। कौन सा संबंध है? सामाजिक, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है। संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है शोर बोलते हैं ना उसे, शोर के माध्यम से। अच्छा, जो प्रक्रिया ऊपर बताई थी हमने आपको, जो 6 चरण बताए थे, शोर के बाद प्रतिपुष्टि सबसे लास्ट में आती है, फीडबैक। तो शोर, संकेत, विकृति और व्याकुलता के रूप में जाना जाता है। ये 5वां चरण था, ये 5वां था। प्रतिपुष्टि 6ठा था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जो आपको स्टार्टिंग में प्रारंभिक सूचना मिलती है उस पर जब स्थिर रहते हो उसकी प्रवृत्ति कहलाती है एंकरिंग पूर्वाग्रह। भाई स्टार्टिंग में जो कुछ भी आपको पहले शुरुआत में मिल जाता है वही आपके पूर्वाग्रह बन जाते हैं, तो वही आपको चीज़ों में एंकर कर रहा होता है, वही निर्देशित करेगा। जो पूर्वाग्रह आपके बन गए, चाहे किसी समाज के प्रति या किसी धर्म के प्रति या किसी जाति के प्रति या महिलाओं के प्रति, जैसा आपका बिहेवियर बना, तो वो प्रवृत्ति आपकी एंकरिंग पूर्वाग्रह के रूप में काम करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्व्यक्तिक पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं है? नहीं पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। शिष्टाचार, सकारात्मक सोच, तदनुभूति या प्रशासनिक शक्ति। देखो भाई, इंटरपर्सनल जो पारस्परिक क्रिया रहती है हमारी, अगर वो इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करूँ तो उसमें शिष्टाचार भी आता है, क्योंकि आपको शिष्टाचार आना चाहिए, सकारात्मक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, है ना। ऐसे बोलते हैं सहानुभूति, समानुभूति, ये भी होनी चाहिए। प्रशासनिक शक्ति ये तो सबके लिए है ना, ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें जो नौकरशाही पे बैठा जाए, कोई डीएम, एसडीएम, आईपीएस, डीएसपी बनाया जाए, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रशासनिक शक्ति इसका ऑप्शन ही आंसर है, क्योंकि यही गलत है, ये पारस्परिक क्रिया की एक कौशल नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर आपका डी होगा, ठीक है। किस संचार में एक भावनात्मक अपील है? भावनात्मक अपील किस संचार में है? समूह संचार, जनसंचार, अंतर्व्यक्तिक संचार। तो अंतर्व्यक्तिक संचार में आपकी क्या है? भावनात्मक अपील है, ठीक है ना। तो 2023 और 2022 के क्वेश्चन जो आए हुए थे वो मैंने करा दी, 27 क्वेश्चन करीब रहे, और बाकी और पेपर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैं करा दूंगा। टाइम वही 17-18 मिनट लगेगा, इतनी छोटी वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, और देख लेना क्वेश्चन कैसे लगे। अगर इस पर मेरे को वीडियो बनानी हो ढंग से और डिटेल में पढ़ा करके, तो भी आप बता देना मुझे, ठीक है ना। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।